As you have seen on the blackboard, I have written revision of lesson making of national movement. कहीं ना कहीं चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा है, because in this you are going to read about the period from 1870 to 1947. थोड़ा सा बड़ा है. तो in this you have read about early phase of the Congress. Then you have, in this chapter you have read about the different movements launched by Mahatma Gandhi, and then about Muslim rule of Muslim League and how India was divided into two parts. What were the reasons behind that? Reasons for the partition of what country into two parts, India and Pakistan. So let's begin with 1870 से start करते हैं इसको. In this you have read about that Indians were not happy with the British. आप previous chapters में भी पढ़ के आए हो, subsidiary alliance, doctrine of lapse, सब आप पढ़ के आए हो. तो आपको पता है कि Indians were not happy, Indian rulers, Indian नवाब्स, ये सब लोग ब्रिटिश से खुश नहीं थे. Peasants were not happy, soldiers were not happy. तो because British कभी भी उनको high ranks नहीं देते थे soldiers को in the army. Peasants इसलिए खुश नहीं थे because they had to pay revenue rates, high revenue rates to the British. Though their troops were failed, but they had to pay revenue. They were compelled to pay revenue. Their revenue was never omitted. तो ये सब आपने पढ़ा, ठीक. नेक्स्ट इज वीवर्स भी खुश नहीं थे, क्योंकि वीवर्स इसलिए खुश नहीं थे, अब उनका क्लोथ इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बिकता था. दे हैड टू पे कस्टम ड्यूटीज. और भी बहुत से रीजंस थे. इंडियंस वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश. अब इसमें हमने वो अपने प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा जो भी मैंने बोला. ये लेसन में आपका बिगनिंग जो है दैट इज विद सम एक्ट्स पास्ड बाय ब्रिटिश एंड इंडियंस वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश ड्यू टू दोज एक्ट्स. तो आपको वो यहाँ पे 3 एक्ट याद रखनी है बस. तो आपका ये 1870 वाला क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट इज इंडियन आर्म्स एक्ट, इसको आपने याद रखना है, इंडियन आर्म्स एक्ट. फिर आपका आएगा वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, और फिर आपका आ जाना है हिल्बर्ट बिल. विड्रॉल ऑफ हिल्बर्ट बिल होएगा, ठीक है. अब ये वाला जो है 1878, सेम 1883 लर्न द इयर्स. अब ये एक्ट्स जो थे ना, इससे भी इंडियंस ब्रिटिश से खुश नहीं थे. इंडियन आर्म्स एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश इन 1878. बाय दिस एक्ट, अब नाम से ही पता चल रहा है कि आर्म्स, इंडियंस वर नॉट अलाउड टू कीप आर्म्स विद देम, व्हेयरएज ब्रिटिश वर अलाउड. इंडियंस अपने पास आर्म्स वेपन्स नहीं रख सकते थे, व्हेयरएज ब्रिटिश वर अलाउड. तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन था ना इंडियंस के साथ. एक तो ये ब्रिटिश ने एक आर्म्स एक्ट पास किया, एंड बाय दिस एक्ट इंडियंस वर नॉट अलाउड टू कीप आर्म्स विद देम. ब्रिटिश ने 1878 में ही एक और एक्ट पास कर दिया, दैट वाज नोन एज वर्नैकुलर प्रेस एक्ट. वर्नैकुलर का मीनिंग होता है कॉमन लैंग्वेज. तो अब बाय दिस एक्ट जितने भी कॉमन लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर थे ना, ब्रिटिश उन पे अपना उन पे नजर रखते थे, चेक करते थे उनको. उनके लिए उन्होंने एक्सपर्ट्स रखे हुए थे, क्योंकि ब्रिटिश को इंडिया की डिफरेंट रीजन्स की लैंग्वेजेस नहीं आती थी, तो उन्होंने एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया हुआ था. एंड न्यूज़पेपर जो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में होते थे ना, दे वर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग दैट स्पॉइल द इमेज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट. कॉलोनियल गवर्नमेंट कौन है? ब्रिटिश. न्यूज़पेपर्स ऐसा कुछ नहीं लिख सकते थे जिससे ब्रिटिश का इमेज स्पॉइल होता. तो अगर कोई न्यूज़पेपर ब्रिटिश के अगेंस्ट लिखता, प्रेस वाज सीज्ड, मशीनरी वाज कॉन्फिस्केटेड.
तो ऐसी वाली पनिशमेंट्स देते थे उनको। तो नो डाउट ये एक्ट पास भी हुआ, फिर भी बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, उन्होंने केसरी न्यूज़पेपर में ब्रिटिश के अगेंस्ट लिखा, उनको अरेस्ट कर लिया था बाद में ब्रिटिश ने। अब एल्बर्ट बिल, एल्बर्ट बिल जो था ना, इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश एक हिसाब से कहीं ना कहीं ये बिल इक्वालिटी लेके आया। दिस बिल ब्रोट इक्वालिटी, हाँ तो ये अच्छा। बाय दिस जो इंडियंस थे ना, इंडियन जजेस की कोर्ट में इंडियंस एंड यूरोपियन के केसेस जाते थे, बट दिस वाज नॉट टॉलरेटेड बाय यूरोपियंस। वो इंडियन जजेस की कोर्ट में जाना प्रेफर नहीं करते थे। यूरोपियंस को हमेशा यूरोपियंस ने इंडियंस को इंफीरियर माना है एंड खुद को सुपीरियर माना है, तो दे डिडंट प्रेफर टू गो टू द कोर्ट्स ऑफ इंडियन जजेस। वो नहीं जाना चाहते थे इंडियन जजेस की कोर्ट में, तो दे रिफ्यूज्ड एंड दे फोर्स्ड देयर गवर्नमेंट टू विथड्रॉ दिस एल्बर्ट बिल। उन्होंने कहा इस बिल को वापस लो। तो गवर्नमेंट ने इस बिल को विथड्रॉ कर लिया, अपने लोगों के कहने पे इस बिल को वापस ले लिया। अब जब गवर्नमेंट ने इसे वापस लिया तो दिस शोड द कहीं ना कहीं रेशियल एटीट्यूड ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट, कि कैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपने लोगों के कहने पे इस बिल को वापस ले लिया, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंडियंस के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी। तो आपको ये तीनों एक्ट्स लर्न करने हैं, इंडियन आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एल्बर्ट बिल में आपको कि इक्वालिटी लाया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यूरोपियंस एंड इंडियंस दे वर tried in the courts of Indian judges, but Indian Europeans जो थे ना, they didn't prefer to go to the courts of Indian judges, they refused. अब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को कहा विथड्रॉ दिस बिल, गवर्नमेंट ने विथड्रॉ कर दिया। तो गवर्नमेंट का विथड्रॉ करना गवर्नमेंट का रेशियल एटीट्यूड शो कर रहा था। तो ड्यू टू दीज 3 एक्ट्स इंडियंस वर अगेंस्ट ब्रिटिश, एक तो ये रीजन बना। अब सबसे पहले तो हमने ये एक्ट्स बताए, अब इधर आ गई फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी। किसने बनाई? A.O. Hume। Indian National Congress was formed by A.O. Hume in 1885। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। अब आप यहाँ पे देखो, बनाई ब्रिटिश ने, ठीक है। बाद में यही इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश के अगेंस्ट थी। सबसे मेजर रोल प्ले किया इन द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। नो डाउट ब्रिटिश ने बनाई थी। क्यों बनाई थी? इट्स नॉट गिवन इन द बुक, वैसे बता देती हूँ आपको कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ ना, तो ब्रिटिश डर गए थे। उनको था कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये ऐसा वाला रिवोल्ट दोबारा ना हो। वो ऐसा वाला रिवोल्ट फ्यूचर में फेस करना नहीं चाहते थे। उनको था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दो कि अगर इंडियंस को कोई प्रॉब्लम होगी ना, दे वुड डिस्कस देयर, हम उनको वहीं पे स्नब कर देंगे। तो बनाया तो ये सोच समझ के था कि अगर कोई भी इंडियंस को प्रॉब्लम आती है, दे वुड डिस्कस इन दिस कांग्रेस एंड ब्रिटिश वहीं पे उनको स्नब कर देंगे, उसका सोल्यूशन दे देंगे, ताकि लोग फ्यूचर में दोबारा रिवोल्ट ना करें। बनी तो इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाद में यही ब्रिटिश के एंटी हो गई। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी तो इट वाज फॉर्म्ड विद द 72 डेलीगेट्स, सिर्फ 72 डेलीगेट्स थे। अब इसके जो मेन लीडर्स थे ना उन दिनों, वो थे W.C. बैनर्जी, सुब्रमण्यम आयर एंड रमेश चंद्र दत्त, फिरोज शाह मेहता एंड दादा भाई नारोजी। These were the leaders of Indian National Congress। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? 1885। किसने बनाई? A.O. Hume। Its first session was held at Bombay। बॉम्बे में इसका फर्स्ट सेशन हुआ। Who were the leaders? W.C. बैनर्जी, सुब्रमण्य आयर, दादा भाई नारोजी, रमेश चंद्र दत्त
तो दीज वर द लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये लीडर्स थे इसके। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ? बॉम्बे। कितने डेलीगेट्स के साथ? ये बिगनिंग में कितने डेलीगेट्स वर देयर? 72। ओनली 72 डेलीगेट्स वर देयर, 72 मेंबर्स वर देयर इन इट्स बिगनिंग। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट 20 इयर्स ये मॉडरेट्स रही, मॉडरेट्स में से डोमिनेट किया फॉर फर्स्ट 20 इयर्स। फर्स्ट 20 इयर्स ये लोग मॉडरेट्स थे। मीन्स 1905 तक का टाइम आ गया, आप काउंट कर लो 20। ठीक, तो फर्स्ट 20 इयर्स मॉडरेट्स थी ये कांग्रेस। अब मॉडरेट्स कौन थे? मॉडरेट्स ब्रिटिश से रिफॉर्म्स मांगते थे। मॉडरेट्स बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। हमेशा इन्होंने रिफॉर्म्स ही मांगे हैं। इन्हें ब्रिटिश पे फुल फेथ भी था और साथ में इन्होंने कुछ अपनी डिमांड्स रखी थी कि गवर्नमेंट बॉडीज में इंडियंस का नंबर बढ़ाया जाए और साथ में इन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है ना उन्हें पावरफुल बनाया जाए, उसमें इंडियंस को मोर रिप्रेजेंटेशन शुड बी गिवन। और साथ में इन्होंने कहा जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है ना वो सिर्फ लंदन में हो रहा है, वो इंडिया में भी कंडक्ट करवाना चाहिए क्योंकि लंदन इंडियंस नहीं जा पाते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसी वाली डिमांड्स थी मॉडरेट्स की। इन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड इन इंडिया as earlier it was conducted only in Britain, so it was not easy for Indians to reach there to appear for this examination. इन्होंने कहा it should be conducted in India also. तो इन्होंने कहा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का नंबर बढ़ाओ, more representation should be given to Indians in legislative councils, और इन्होंने साथ में कहा कि इंडियंस को हाई पोजीशंस दो और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इंडिया में कंडक्ट करवाओ। तो ऐसी वाली डिमांड्स थी हमारे मॉडरेट्स की जो कि इन्होंने ब्रिटिश के सामने रखी। और साथ में इन्होंने कहा रिपील द इंडियन आर्म्स एक्ट, इस एक्ट को वापस लो, इस एक्ट को आप वापस लो, जो आप इंडियन आर्म्स एक्ट है ना उसे वापस लो, रिपील द इंडियन आर्म्स एक्ट। अब मॉडरेट्स के साथ साथ अब आगे एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट जो थे ना ये हम कहते हैं रेडिकल्स। मॉडरेट्स कहीं ना कहीं लीनियट थे, ये पिटीशंस धरनास ऐसी वाली बातों में बिलीव करते थे, ये वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे। मॉडरेट्स दे बिलीव्ड इन पिटीशंस धरनास। ठीक है, तो अब आगे एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल्स। रेडिकल्स जो थे ना ये स्ट्रिक्ट थे, बिलीव्ड इन वायलेंस, कहीं ना कहीं वायलेंस में बिलीव करते थे, बिलीव्ड इन पूर्ण स्वराज, डिडंट दे हैड नो फेथ ऑन ब्रिटिश, ये उनसे फ्रीडम चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक ने तो यहाँ तक कहा था फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। अब इनके लीडर्स थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। आप लाल बाल पाल भी लिख सकते हो, वर द एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल लीडर्स। एंड बाल गंगाधर तिलक सेड फ्रीडम इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट। नाउ फिर रेडिकल्स। अब मैंने बोला 20 इयर्स कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स, बीच में एक्सट्रीमिस्ट भी आए, बट 1905 में उधर आ गया partition of Bengal. In 1905 there was partition of Bengal. 1905 में Bengal was divided by Lord Curzon. Lord Curzon was the then Governor General of India. He partitioned Bengal into two parts, Eastern and Western Bengal.
अब इसने क्या किया, he said, अब ब्रिटिश देखो कितने क्लेवर, लॉर्ड कर्जन told Indians that Bengal was divided into two parts because it was the biggest province. And it was not easy for the British to rule over such a biggest province. That's why they are going to divide it. उसने ऐसे इंडियंस को बहाना बनाया कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, तो इतने बड़े प्रोविंस पे रूल करना इज नॉट इजी वर्क. So to make the administrative work easy, they are going to divide Bengal. तो ये तो उसने बोला इंडियंस को, बट रियलिटी क्या थी वो उसने छुपाई. Real motive behind the partition of Bengal was to divide Hindus and Muslims on the basis of religion and to curb the feelings of nationalism which were spreading in those days in Bengal. उन दिनों ना बंगाल में नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा था, तो ब्रिटिश कहीं ना कहीं उस नेशनलिज्म को स्प्रेड होने से रोकना चाहते थे, उसे कर्ब करना चाहते थे. एक तो वो नेशनलिज्म की फीलिंग्स को कर्ब करना चाहते थे. सेकंड, दे वांटेड टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. तो दैट्स दिस वाज द रियल मोटिव बिहाइंड दिस पार्टीशन. बट लोगों के सामने कुछ और बात बोली गई. अब मुस्लिम्स कहीं ना कहीं इस पार्टीशन से खुश थे, क्योंकि मुस्लिम्स को उन एरियाज में, बंगाल के एरियाज में जहाँ पे वो मेजोरिटी में थी, उन्हें वहाँ पे उनकी सीट्स रिजर्व की गई मुस्लिम्स की. कहीं ना कहीं मुस्लिम्स वर हैप्पी विद दिस पार्टीशन, बट हिंदू एंड सिख दे वर नॉट हैप्पी विद दिस पार्टीशन. तो देयर वर प्रोटेस्ट. कुछ मुस्लिम्स भी नाराज थे, सारे मुस्लिम्स फेवर में नहीं थे. सम मुस्लिम्स वर विद कांग्रेस एंड वो एंड तक कांग्रेस के साथ रहे हैं. दैट्स वाई अभी भी हमारी कंट्री में बहुत से मुस्लिम्स हैं और वो कई बार वो पार्टीज में अच्छी पोजीशन पे भी हैं. तो मुस्लिम्स जो थे, सारे मुस्लिम्स ही हम कहेंगे, फ्यू मुस्लिम्स. अब पार्टीशन को लेके पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट हुए. पीपल वर नॉट इन द फेवर ऑफ दिस पार्टीशन. लोग बंगाल के पार्टीशन को रोकना चाहते थे. तो इन 1905 हम कहेंगे ये फेल हुआ, ये पार्टीशन, ये प्लान उनका फेल हुआ. से हम कहते हैं डेविलिश पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन. ये पार्टीशन को कहा जाता है डेविलिश पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन. तो कहीं ना कहीं ये पार्टीशन को लेके प्रोटेस्ट हुए, पार्टीशन रुक गया और बंगाल की डिवीजन भी रुक गई. अब बीच में कांग्रेस एंड एक्सट्रीमिस्ट में झगड़े हुए, दोनों में आपस में झगड़े हो गए और सूरत सेशन में इनमें झगड़े बढ़ गए. सूरत सेशन में स्प्लिट हो गया बिटवीन द कांग्रेस. 1907 में सूरत सेशन में देयर वाज स्प्लिट इन कांग्रेस. अब कांग्रेस में स्प्लिट हो गया. अब जब ये पार्टीशन हुआ था ना, तो स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड इन इंडिया. स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड हुई. इस मूवमेंट में स्वदेशी का मीनिंग है टू यूज इंडियन गुड्स एंड टू बाइकॉट ब्रिटिश गुड्स. इस मूवमेंट में ब्रिटिश गुड्स वर बर्न्ड इन हीट एंड पीपल वर एनकरेज्ड टू यूज इंडियन गुड्स. तो जगह जगह लोग वायलेंट हो रहे थे, ब्रिटिश गुड्स को आग लगा रहे थे. तो इस वजह से कहीं ना कहीं इंडिया में वायलेंस बढ़ती चली गई. अब सूरत में स्प्लिट जब हुआ दोनों में, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में, बिकॉज मॉडरेट्स जो थे ना वो बाइकॉट में बिलीव नहीं करते थे. दे बिलीव्ड इन पिटीशंस, धरनास. वो नहीं कहते थे कि कंट्री में वायलेंस हो. तो कहीं ना कहीं आपस में झगड़े हो गए दोनों में. अब स्टार्ट हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वार. अब आ गई फर्स्ट वर्ल्ड वार. फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये जो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट है ना, ये 1907 में अलग हुए. इनमें झगड़ा हुआ ड्यू टू वायलेंस, जो कि बंगाल के पार्टीशन के टाइम पे वायलेंस हो रही थी. मॉडरेट्स उस वायलेंस की फेवर में नहीं थे, तो इनका सूरत में झगड़ा हुआ, सूरत सेक्शन में 1907 में. एंड 1907 में ये अलग हो गए थे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. कौन से सेशन में ये अलग हुए? सूरत सेशन में. अब ये लोग इकट्ठे हो गए दोनों.
इन 1915 सेशन में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था लखनऊ में। सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन लखनऊ। लखनऊ में कांग्रेस का एक सेशन हुआ जहाँ पे ये इकट्ठे हुए 1915। ये सूरत में सप्लिट हुआ। सूरत में सप्लिट हुआ, वेयर एज लखनऊ में ये लोग इकट्ठे हो गए, रीयूनाइटेड। ये लोग इकट्ठे हो गए। लेसन अगेन इन दिस सेशन बोथ वर डिवाइडेड। सूरत सेशन कब हुआ? 1907। कौन अलग हुए? मॉडरेट्स एंड extremists. Reason behind that, violence that was occurred during the period of partition of Bengal, because moderates were not in the favor of boycott, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुई थी तो इनमें झगड़ा हुआ। अब 15 में जाके इकट्ठे हो गए। अब बीच में क्या स्टार्ट हो गई? फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1914, एंडेड इन 1918। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई, 18 में एंड हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज हेल्ड बिटवीन अलाइड एंड सेंट्रल पावर्स। तो अलाइड एंड सेंट्रल पावर्स में ये वार हुई थी। अब इस वार में इंडिया की तो एनमिटी किसी के साथ नहीं थी, बट इंडिया ने फिर भी इस वार में पार्ट लिया। क्यों पार्ट लिया? ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश, बिकॉज इंडिया वाज द, हम कहेंगे, कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। तब इस वार में इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या बनी? ये आपका शायद बैक का क्वेश्चन भी है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। आपने कहना है कि इंडिया जो था उसे, पहले तो आप ये बताओगे कि इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। इन दिस वार ब्रिटिश सफर्ड हैवी लॉसेस, क्योंकि वार है तो ब्रिटिश को भी सब लॉस हुए। एंड दे डिड देयर इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया उनकी कॉलोनी थी तो उन्होंने अपनी इकोनॉमिक रिकवरी कहाँ से की? इंडिया से। दे इम्पोज्ड वेरियस टैक्सेस ऑन इंडियन पीपल, दे इंक्रीज द रेवेन्यू रेट्स एंड दे इंट्रोड्यूस न्यू टैक्स दैट वाज इनकम टैक्स। तो इस वजह से इंडियंस के ऊपर बर्डन बढ़ गया। वैसे भी हम कहेंगे इन दिस वार मोस्टली यंगस्टर्स ऑफ इंडिया लॉस्ट देयर लाइफ। तो हाउस होल्ड इनकम ऑफ द फैमिलीज गॉट डिक्लाइन, क्योंकि घरों में यंगस्टर्स नहीं थे, कमाने वाले नहीं थे, बूढ़े, औरतें, बच्चे थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनकम डाउन गई, घरों की इनकम डाउन गई। फिर हम कहेंगे बट इन दिस वार इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज्ड। Work in Indian industries increased because industries had to make war-related goods such as shoes, belts, uniforms. ऐसी वाली चीजें बननी थी in the industries. So many people got jobs during the First World War. But as the war was over, demand of war-related goods came down. And many people got unemployed. तो ये था फर्स्ट वर्ल्ड वार का इंडिया की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा। लिसन अगेन, हम कहेंगे कि इन दिस वार ब्रिटेन सफर्ड हैवी लॉसेस एंड इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन डिड इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम इंडिया। उन्होंने बहुत से टैक्सेस लगाए, रेवेन्यू रेट्स बढ़ा दिए, न्यू टैक्स इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। इंडिया में हाउस होल्ड इनकम डाउन गई बिकॉज घरों में यंगस्टर्स नहीं थे। मैनी यंगस्टर्स लॉस देयर लाइफ इन दिस वार। तो हाउस होल्ड इनकम गॉट डिक्लाइन। बट फिर साथ में एक पॉजिटिव बताओगे कि ड्यूरिंग वार वर्क इन इंडियन इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड एज दे हैड टू मेक वार रिलेटेड गुड्स। उन्हें वार रिलेटेड गुड्स बनानी थी और लोगों को काम मिले। बट एज द वार वाज ओवर, जैसे ही वार खत्म हुई तो इन चीज़ों की डिमांड डाउन चली गई एंड इंडस्ट्रीज शट डाउन। इंडस्ट्रीज बंद हो गई इंडिया में एंड मैनी पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड। एक तो आपने इसमें ये पढ़ना है फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड इकोनॉमिक कंडीशन, और साथ में आपने पढ़ना है 1917 में ना रशिया में रिवोल्ट हुआ। रशिया फर्स्ट कंट्री जो सोशलिस्ट बनी थी। तो आइडिया ऑफ सोशलिज्म केम टू इंडिया।
कहीं ना कहीं ये रिवोल्ट ने लोगों को, इंडिया के लोगों को इनकरेज किया टू रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। क्योंकि रशिया में रिवोल्ट हुआ था 1917 में, वार के दिन चल रहे थे, वार तो 1917 से 18 तक चली, तो 1917 में रशिया में रिवोल्ट हुआ। अब उस रिवोल्ट से इंडिया में आपको सोशलिज्म का आइडिया आ गया, क्योंकि रशिया सोशलिस्ट कंट्री बनी थी, फर्स्ट कंट्री दैट बिकेम सोशलिस्ट। तो रशिया की रेवोल्यूशन ने इंडिया के लोगों को सिखाया टू रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। तो इस वजह से इंडिया में हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं अब लोग जो थे वो इनकरेज होते जा रहे थे, उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ही दिनों में 1914 में स्टार्ट हुई, 15 में महात्मा गांधी केम टू इंडिया, देन ही वाज 46 years old। गांधी जी इंडिया आए कौन से ईयर में? 1915 में। इससे पहले वो कहाँ थे? ही वाज इन साउथ अफ्रीका। 46 years के थे जब वो इंडिया आए। अब इंडिया आने से पहले वो साउथ अफ्रीका थे। अब गांधी जी जो थे, ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। गांधी जी ने पूरे इंडिया का राउंड लिया, एंड ही वाज वेरी सैड व्हेन ही सॉ हाउ इंडियंस वर एक्सप्लॉइटेड बाय इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रिटिश। उन्हें बहुत दुख हुआ ये सब कुछ देख के, और साथ में जब उन्होंने देखा कि हाउ अनटचेबल्स were treated badly by high caste Hindus, he was also shocked. He was sad to see this. उन्हें बहुत दुख हुआ ये सब कुछ देख के। तो पहले तो उन्होंने पहले वाला सारा टाइम अपना ट्रैवलिंग में ही लगाया। उनका जैसे इंडिया आए, उनका काफ़ी टाइम ट्रैवलिंग में चला गया। जैसे वो 1915 में इंडिया आए, तो 1915 में इंडिया आए, तो 1915 टू 1918 तो वो ट्रैवल ही करते रहे ना। 1915 इंडिया आए, 16 चंपारण गए। चंपारण में पीजेंट्स जो थे ना, वो इंडिगो नहीं ग्रो करना चाहते थे, तो गांधी जी की हेल्प करने गए। 17 में खेड़ा गए। खेड़ा के पीजेंट्स रेवेन्यू नहीं देना चाहते थे, तो गांधी जी उनकी हेल्प करने गए। 18 में अहमदाबाद गए। वहाँ पे मिल वर्कर्स के वेजेस कम थे, वर्किंग आवर्स ज़्यादा थी, तो गांधी जी उनकी हेल्प करने गए। तो फर्स्ट जो इयर्स थे ना, उनके सारे किसमें बीत गए? राउंड्स में। गांधी जी के पहले वाले सारे इयर्स इंडिया के राउंड में ही बीत गए, जिसको हम कहते हैं सत्याग्रह राउंड ऑफ महात्मा गांधी। अब 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ। रॉलेट एक्ट पास हुआ। रॉलेट एक्ट क्या था? ब्रिटिश ने इस एक्ट को पास किया, इसे हम कहते हैं ब्लैक बिल। बाय दिस एक्ट ब्रिटिश कुड अरेस्ट एनी इंडियन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। तो आप सोचो कि रॉलेट एक्ट पास हुआ 1919 में, इसे हम ब्लैक बिल्स भी कहते हैं। बाय दिस एक्ट ब्रिटिश कुड अरेस्ट एनी इंडियन, किसी भी इंडियन को उठाओ जेल में डाल दो 2 years के लिए, जिस पे शक है उसे उठा के जेल में डाल दो। इंडियंस आर नो राइट टू अपील, दलील, वकील। तो इंडियंस इस एक्ट के अगेंस्ट थे, गांधी जी भी अगेंस्ट थे। तो गांधी जी को इसे कहा जाता है डेविलिश। दिस एक्ट वाज नोन एज डेविलिश एक्ट, इसको कहा गया। तो गांधी जी ने इस एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया, मींस हड़ताल डिक्लेयर की। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने हड़ताल डिक्लेयर कर दी, जिसे हम कहते हैं रॉलेट सत्याग्रह। इन होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में हड़ताल डिक्लेयर हो गई। अब उस हड़ताल में जो जो हुआ, वायलेंस हुई, लोगों ने ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट किया। तो जनरल डायर इंडिया आया, तो उसने मार्शल लॉ लगाया। इट्स नॉट गिवन इन द बुक। अब अमृतसर में जलियांवाला बाग में कांग्रेस ने एक मीटिंग रखी थी बैसाखी वाले दिन, तो लोग उस मीटिंग में चले गए। जनरल डायर एंटर्ड द जलियांवाला बाग, fired on unarmed Indians. Many Indians lost their life. So whole India was shocked due to this Jallianwala Bagh incident.
अब इस इंसिडेंट से इतना दुख हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश ने टाइटल दिया हुआ था नाइटहुड का, एन ऑनर ग्रांटेड बाय ब्रिटिश क्राउन फॉर एक्सेप्शनल पर्सनल अचीवमेंट। उनकी एक पर्सनल अचीवमेंट के लिए उन्हें टाइटल मिला हुआ था नाइटहुड का, रविंद्रनाथ टैगोर को। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना टाइटल सरेंडर कर दिया टू द ब्रिटिश बिकॉज ही वाज शॉक्ड ड्यू टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट से बहुत दुख हुआ, तो इंडियंस ने अपने टाइटल सरेंडर कर दिए टू द ब्रिटिश। तो आप यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का टाइटल बता सकते हो नाइटहुड। ही रिटर्न द टाइटल गिवन टू हिम फॉर हिज एक्सेप्शनल वर्क। तो उन्होंने अपना टाइटल वापस कर दिया। तो इस वजह से हम कहेंगे कि आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट people turned violent, they boycotted the British goods and burned British goods in heap। ढेरों के ढेर ब्रिटिश गुड्स उन्होंने जला दी। अब गांधी जी ने जो सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च की हुई थी ना, वो वापस ली एंड डिसाइडेड टू लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब वो हैंड ज्वाइन करना चाहते थे मुस्लिम्स के साथ बिकॉज वो मास मूवमेंट लॉन्च करना चाहते